आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं जया बाला कुशवाहा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग विद शेक ऑफ लर्निंग में स्वागत करती हूँ। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। हालांकि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में PhD में एडमिशन हो चुका है और मेरा ओवरऑल 4th रैंक आई है। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी मेरे को बताइए कि कैसे आपने रिसर्च प्रपोजल बनाई जिसकी वजह से इतनी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका PhD में एडमिशन हो सका, और साथ ही साथ अपने अनुभव को भी शेयर करें। तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी इस समय इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और आपको जो भी नहीं समझ में आए वह मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं सारे कमेंट के आंसर आपको करने के लिए ट्राई करूँगी। रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स के बारे में आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, और इवन मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आपने रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या क्या हेडिंग्स शामिल की जाती है, इस पर बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने सारे स्टेप्स डाले हुए हैं। पर यहाँ पे इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाए कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाए। सबको ये इशू होता है रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले कि रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक क्या लेना चाहिए। क्या वो कुछ नया टॉपिक होना चाहिए, कुछ ऐसा कि एक्सपेरिमेंटल हो, कुछ नया ही इन्वेंशन टाइप का हो, या किस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट किया जाए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि बच्चे जो है रिसर्च प्रपोजल तो टॉपिक को सेट करने में थोड़े से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और इवन अगर वो इससे में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उन्होंने अपने मास्टर लेवल पर कभी डिसर्टेशन नहीं लिखा हो तो वो ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम उन बच्चों के विषय में बात करेंगे जिन्होंने मास्टर लेवल पर अपना डिसर्टेशन लिखा है या कोई भी ऐसा वर्क किया है रिसर्च का, या उनको रिसर्च लिखने या रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स लिखने का एक पैटर्न पता है। तो उनके विषय में बात करेंगे सबसे पहले कि वो कैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाए या उसके लिए टॉपिक सेलेक्ट करें। तो जैसा मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है और मैंने अपने मास्टर लेवल पर डिसर्टेशन लिखा है, तब जो मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाना हुआ तो मैं भी अपने टॉपिक सिलेक्शन के लिए काफ़ी कंफ्यूज थी। फिर मेरे एक रिसर्च स्कॉलर ने मेरे को कहा कि आप जब अपना डिसर्टेशन लिखे हैं तो उसमें जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, आप उन रिव्यू को एक बार फिर से डिटेल्ड में और एकदम बारीक तरीके से फिर से रिव्यू करें, तो आपको अपने उन्हीं लिटरेचर रिव्यू से फ्यूचर वर्क के लिए एक अच्छा सा टॉपिक मिल जाएगा। तो इस सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी को फॉलो किया, और मैंने अपने एमएड लेवल पे जो डिसर्टेशन लिखा था उसमें जो लिटरेचर रिव्यू लिखी थी उसको फिर से बारीकी से स्टार्टिंग टू एंड एनालाइज किया और डीपली एनालाइज किया। तो मुझे एक अपना फ्यूचर रिसर्च के लिए प्रपोजल बनाने के लिए एक अच्छा सा टॉपिक मिला। तो इस प्रकार से आप जब अपने एमएड लेवल पे या मास्टर लेवल पे आपने कभी डिसर्टेशन लिखा है तो आप उस डिसर्टेशन का जरूर सहारा लें अपने फ्यूचर रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। अगर वो आपका वर्क से रिलेटेड रहता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आप उसको अच्छे से इंटरव्यू में डिफेंड कर पाते हैं। आप उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने मास्टर लेवल को भी डिसर्टेशन रिसर्च वर्क नहीं लिखा है, तो वो बच्चे अपनी रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो वह बच्चे अपने जब मास्टर लेवल पर उनका जो सिलेबस है, उनका जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसको देखें, और उनका अपना जो इंटरेस्ट एरिया है, जब वो आप अपना सिलेबस पढ़ते हैं पूरे 2 साल तक, बहुत सारे आप पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है जिससे आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ समथिंग एल्स होना चाहिए, मेरा इनपुट जाना चाहिए, वो उस तरीके से टॉपिक को पहले एक बार सेलेक्ट करें और उसको साइड करें। फिर उसमें जितने सारे रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, कितने तरह के टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुकी है, उन सारे चीज़ को पढ़ें, एनालाइज करें, और फिर उसमें देखें कि अभी भी ऐसा कौन सा क्षेत्र है, फील्ड है जहाँ पर रिसर्च होना बाकी है या जहाँ पे आपने गैप्स फाइंड आउट किए हैं। फिर उन गैप को एनालाइज करके आप अपना एक रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक जो है क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक को क्रिएट करते हुए सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिसर्च
प्रपोजल टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, ताकि आपका रिसर्च का एरिया बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, तो क्योंकि उसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप जितना स्पेसिफिक रखेंगे अपनी चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा। यह दोनों बच्चों के लिए है जिन्होंने एमएड लेवल पर डिसर्टेशन किया हुआ है और जिन्होंने नहीं भी किया है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपना लिटरेचर रिव्यू करके, रिसर्च आर्टिकल पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के कहीं भी आप अभी गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई गैप आपको दिख रही है, तो उससे रिलेटेड आप जो अपने रिसर्च पेपर टॉपिक बनाते हैं वह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, ब्रॉड लेवल पे नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपका टॉपिक ही आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है और इंटरव्यू पैनल आपसे ऐसे ऐसे सवाल कर सकता है जिसका रिप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका टॉपिक, आपकी एरिया, आपकी जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक होंगी वह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रिसर्च प्रपोजल लिखने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी और कहीं और भी आप देख सकते हैं आराम से कि क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है, बैकग्राउंड होता है, रैशनल होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव होती है, हाइपोथेसिस होती है, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, कंक्लूजन होता है, डेटा एनालिसिस होता है और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उनको फॉलो करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि सारी यूनिवर्सिटी के अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। रिसर्च प्रपोजल ऐसे हालांकि लेंदी नहीं बनाया जाता है, हर यूनिवर्सिटी एक अपना फॉर्मेट देती है और अपने वर्ड्स भी बताती है। अगर वो नहीं भी बताती है कि किस फॉर्मेट में कितने वर्ड्स में आप रिसर्च प्रपोजल चाहिए, तो आप मैक्सिमम 10 to 12 पेजेस में उसको कंप्लीट करें। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल के पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें प्रेस्क्राइब की जाती हैं कि उनको किस तरीके का रिसर्च प्रपोजल चाहिए और कितने वर्ड्स में चाहिए, तो आप उस बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हालांकि जब भी हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और इंटरव्यू पैनल के सामने वो रिसर्च प्रपोजल रखी जाती है, तो मेथोडोलॉजी सेक्शन से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन रेज होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना मेथोडोलॉजी का सेक्शन लिखें तो बहुत सोच समझ के लिखिए। आपका जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है उसमें आपने जो भी चीज़ लिखी हुई है कि आप इफेक्ट देखना चाहते हैं, आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, या आप सिर्फ रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, उसको ही ध्यान रखते हुए आप अपना मेथोडोलॉजी का सेक्शन लिखेंगे और उसमें ये ध्यान रखेंगे कि क्या आपका सैम्पलिंग कैसे है, क्या पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी आपका, इसके साथ साथ आप क्या क्या टूल यूज़ करने वाले, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कौन से मेथड को चूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन जब आप लिटरेचर रिव्यू भी करें तो उन रिव्यू में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिलेटेड टॉपिक में जितने लिटरेचर रिव्यू हुए हैं उन रिव्यू में किस तरीके से मेथडोलॉजी लगी है, कौन सा टेस्ट लगा है, उसकी फाइंडिंग्स क्या आई है। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू पैनल भी इस तरीके से क्वेश्चन कर लेता है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें किस तरीके की डेटा एनालिसिस की गई है, या क्या पॉपुलेशन और सैंपल है, या क्या रिसर्च की मेथड लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको नोट डाउन करके अच्छे से ध्यान रखनी है, और जब आप अपनी मेथडोलॉजी लिखें तो उन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करना है। तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक होगा, आपकी मेथडोलॉजी का सेक्शन पूरा उससे रिलेटेड होगा। टॉपिक में अगर आप इफेक्ट देख रहे हैं तो किस तरह का आपका मेथड बनेगा, या आप सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं तो क्या मेथड बनेगा, तो उस हिसाब से आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको क्या बताया, अभी तक आपने बताया कि अगर आप मास्टर लेवल पर डिसर्टेशन किया है तो आपको अपना रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, क्या जर्नल्स आर्टिकल्स क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अगर नहीं क्लियर करे हैं तो कैसे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल टॉपिक सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बता दी। इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, उसका अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नहीं तो और भी प्रोफेसर्स और की हेल्प आप ले सकते हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सारे स्टेप्स अच्छे से डाले हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिसर्च प्रपोजल लंबा नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को ध्यान में रख के बनानी है। अगर कोई गाइडलाइन रिसर्च प्रपोजल के लिए जारी नहीं होती है तो आप 10 to 12 मैक्सिमम पेजेस रखेंगे रिसर्च प्रपोजल, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल। और जो रिसर्च प्रपोजल टॉपिक होगा वो स्पेसिफिक होगा, उससे रिलेटेड ही आपके मेथोडोलॉजी सेक्शन होंगे, डेटा एनालिसिस होगा। आप डिफरेंट नहीं कर सकते कि आपने टॉपिक में कॉजल इफेक्ट देखा है और आप मेथोडोलॉजी में सिर्फ रिलेशनशिप वाले मेथड लगा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, फिर आप इसको डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारे वीडियो के लिंक डाल दूँगी जिसमें मैंने स्टेप्स के नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से आप स्टेप ईज़िली से देख सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन रैंडमली आता रहता है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं? तो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है और रिसर्च प्रपोज़ल में लिटरेचर रिव्यू कितने लिखने चाहिए और कैसे लिखने चाहिए, इसका भी मैंने एक नोट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नीचे आपको। हालाँकि मेरी पहली वीडियो तो बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो ब्लंडर मिस्टेक हो रही है उसको आप इग्नोर करिएगा। तो लिटरेचर रिव्यू जो है आप मैक्सिमम 10 to 12 डाल सकते हैं रिसर्च प्रपोज़ल में, और वो लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही कम शब्दों में उनको लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मेट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि रिसर्च प्रपोज़ल का टॉपिक क्या एकदम ही नया सा होना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट ही होना चाहिए, या कोई जनजाति के ऊपर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ ऐसे इवेंट वाला कुछ ले लो, इन्वेंशन वाला। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप ये देखो कि यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने वाले हो उनके रिसर्च एरिया में जाके देखो कि वो किस तरीके से रिसर्च करवाते हैं, किन-किन प्रोफेसर्स के अंडर क्या-क्या रिसर्च हो चुके हैं और क्या-क्या नहीं हुए हैं, और फिर उनसे अपने इंटरेस्ट एरिया मैच करके एक गैप्स आपको मिल ही जाएगी, उससे रिलेटेड आप रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये देखो कि आपका जो एरिया है या आपका जो सब्जेक्ट है उसमें इस समय ट्रेंडिंग में क्या है, क्या ट्रेंड कर रहा है, या क्या पॉलिसी आई है, किस तरह के नए रूल रेगुलेशन आए हैं जिन पे आप बना सकते हैं एक अच्छा सा प्रपोज़ल, एक अच्छा सा टॉपिक बना सकते हैं। उनसे रिलेटेड आप प्रपोज़ल का टॉपिक बनाएँ तो बहुत ही बेहतरीन होगा। हालाँकि अगर मैं अपने विषय में बताऊँ आपको कि मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर रिसर्च जाके देखी नहीं थी और उनका कुछ ऐसा देखा नहीं था, बट मेरे को ये पता था कि मेरा जो एजुकेशन फील्ड है इसमें क्या ट्रेंड है, क्या नई-नई पॉलिसी आई है, और मेरा जो डिसर्टेशन का टॉपिक है उसको ही मेरे को आगे बढ़ाना था। तो उसमें मैंने जो गैप्स फाइंड आउट किया और उसको ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है एजुकेशन फील्ड में उससे लिंक करके ही मैंने बहुत ऐसा टॉपिक बनाया जिस पे अभी तक कोई खास रिसर्च हुई नहीं है और जो अभी भी इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके पास दो तरीका है आपको रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक डिसाइड करने के लिए। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग ने तो ऐसे डिसाइड किया था कि यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च एरिया को फाइंड आउट किया था, उनके प्रोफेसर्स के इंटरेस्ट देखे थे, कैसे रिसर्च वो कराते हैं और किस तरीके के टॉपिक की डिमांड करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक डिसाइड किया था। और मेरे केस में कि जो आपका मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट सिनारियो क्या है, करंट सिचुएशन की मांग क्या है, और अगर आपने डिसर्टेशन किया या कोई भी रिसर्च पेपर कभी लिखा है तो इसको लिंक करके आप अपने फ्यूचर प्रपोजल बना सकते हैं और उनका टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है, आप इन तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ें, तो मेरा ऐसे एजुकेशन फील्ड है, मैं इसमें सजेस्ट कर सकती हूँ आपको। अगर इसके अलग कोई सब्जेक्ट होगा तो मैं नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे क्वेरीज़ आए थे उन सभी का आंसर मैंने कर दिया है इस वीडियो में। हालाँकि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी उसमें जो बारीक चीज़ें जो बताने वाली होती हैं वह मैंने आपको इस चैनल में बता दी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ और भी आपको पूछना होगा तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वहाँ रिप्लाई नहीं कर सकी तो मैं एक अनदर वीडियो में उसको डिटेल में आपको समझा दूंगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा और कोई भी कभी भी कोई क्वेरी हो रिसर्च एरिया से रिलेटेड तो आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। मेरा भी पीएचडी का सफ़र अभी शुरू हुआ है तो मैं भी सीखती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी। स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल। गुड नाइट।